बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज पाकिस्तान से करंट अफेयर से दो बड़ी खबरें। एक तो इमरान खान साहब के 9 मई के केसेस, 8 केसों में सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान साहब की जमानतें हो गई। नॉट टू फॉरगेट, ये नीचे से ATC, उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट, घूमती घुमाती है फाइनली सुप्रीम कोर्ट तक ये केसेस पहुंचे और यहाँ पर इमरान खान साहब की 8 केसों में जमानतें हो गई। बट यहाँ पर भी क्या इन जमानतों के बाद इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि अलकादिर ट्रस्ट में सजा याफ्ता है और वो केस अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अकॉर्डिंग टू जो रेगुलेशंस हैं, अकॉर्डिंग टू कपल ऑफ न्यूज़, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो केस जनवरी 2026 तक लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आज की जमानतों के बाद हालातों वाकयात बदल जाएं तो फिर वो अलग से कहानी है। लेकिन एट द सेम टाइम इमरान खान साहब की जहां पर रिहाई मुमकिन नहीं है, रिसेंटली माफी तलाफी की बहुत बातें हुई। पिछले 2-3 दिन अगर आपने जो करंट अफेयर देखते हैं या थोड़ा सा अपडेटेड रहते हैं लोग, आपने देखा होगा कि सुहेल वड़ाइच साहब का एक सीरीज ऑफ कॉलम्स आया, 3 कॉलम ऊपर नीचे आए, जिसमें इमरान खान साहब से माफी का मुतालबा, यू टर्न लेने का मुतालबा, तब तक मामलात आगे नहीं चल सकते, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती जब तक माफी ना मांगे। और ये तमाम खबरें मंसूब थी एक इंटरव्यू से या एक मुलाकात से जो सुहेल वड़ाइच साहब की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से ब्रसल्स में हुई थी। लेकिन आज बड़ी यकसर एट वंस उन तमाम खबरों को, उन तमाम कॉलम्स को, उन कॉलम्स के अंदर खबरों को हमारे DG ISPR ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू के अंदर रूल आउट कर दिया है। उन्होंने कहा कि जनाब, इस ब्रसल्स वाले इवेंट के अंदर सैकड़ों लोगों ने फील्ड मार्शल के साथ फोटोज बनवाई थी, कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया एट वंस, मतलब कोई इंटरव्यू दिया ही नहीं गया सिरे से। और इस सारी गुफ्तगू को या जो पर वहां पर आर्मी चीफ की, फील्ड मार्शल की जिन लोगों से मुलाकात हुई है, एक सहाफ़ी ने ज़ाती तशहीर और ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया। नाउ दिस वन लाइन इज़ वेरी वेरी मीनिंगफुल कि ज़ाती मफाद और तशहीर के लिए इस्तेमाल किया। मेरा सवाल यहाँ पर भी यही है कि सुहेल वड़ाइच साहब जैसा सीनियर एंड सीजन्ड जर्नलिस्ट, आप उनके व्यू पॉइंट से इख्तलाफ कर सकते हैं, हर बंदे की अपनी इंफॉर्मेशन है, हर बंदे का अपना लिखने का तरीका है, बात करने का तरीका है, अपने नज़रियात मुख्तलिफ हैं। आप सुहेल वड़ाइच साहब से बहुत सारी चीज़ों पर इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन आप सुहेल वड़ाइच साहब के प्रोफेशनल करियर के ऊपर, एक सेलिब्रेटेड करियर के ऊपर आप सवाल नहीं उठा सकते। सो मैं तो आज के शो में भी यही सवाल सामने रखूंगा कि कैसे मुमकिन है कि सुहेल वड़ाइच साहब ने एक 2 घंटे की मुलाकात का इंटरव्यू बनाकर 3 कॉलम छाप दिए और इवेंचुअली हमें पता चलता है कि उनकी मुलाकात भी नहीं हुई थी। आज इन्हीं टॉपिक्स पे बात करेंगे। हमारे पहले मेहमान हैं, सीनियर एंकर एनालिस्ट हैं जनाब मुनीब फारूक साहब। मुनीब साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर। सर खैरियत से, आप ठीक ठाक हैं? मेहरबानी जनाब, मेहरबानी। सर, लास्ट कपल ऑफ इयर्स हमने सुहेल वड़ाइच साहब के जर्नलिज्म, ऑब्वियसली हम उस पर तो क्वेश्चन नहीं कर सकते, लेकिन लास्ट कपल ऑफ इयर्स सुहेल वड़ाइच साहब का जर्नलिज्म देखें तो मकबूलियत तो है, कबूलियत तो नहीं। वहां से स्टार्ट करके शहबाज शरीफ साहब को करूँ कहना एंड एवरीथिंग, सर वो बड़ी एक मुनफरिद सी अपनी लाइन लेके चलते आ रहे हैं। एट वंस आज DG ISPR कहते हैं कि ब्रसल्स में कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, सुहेल वड़ाइच साहब ने अपने ज़ाती मफाद और तशहीर के लिए ये इंटरव्यू छाप दिए हैं। सर, बीइंग अ सीनियर जर्नलिस्ट, बड़े टाइम से आप जर्नलिज्म कर रहे हैं, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट कि सर वड़ाइच साहब ने हमें हवा में सारी कहानी बना के छाप दी है? अब बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये अर्ज करना चाहूंगा कि सुहेल वड़ाइच साहब एक बड़े सीजन्ड और बहुत एक्सपीरियंस्ड जर्नलिस्ट हैं। मैं उन्हें लफ्जों का जादूगर कहता हूं। मतलब लेकिन डिस्पाइट ऑफ माय पर्सनल लाइकिंग या उनकी जो मेरी उनसे न्याजमंदी है, देखिए जो उनका आर्टिकल था, मैंने आज उसको दोबारा, अब कोई चीज होती है ना कि आप उसको रिफ्रेश करते हैं मेंटली, उसको खुद देखते हैं। उसमें जो एक चीज सिर्फ मैं समझता हूं कि जो शायद वो बोन ऑफ कंटेंशन बन गई है, एक चीज के शायद उसमें उन्होंने वो एक जगह वो इंप्रेशन शायद किसी को ये लगाया कि जी वो उनसे एक्सक्लूसिव मुलाकात थी। वो मुलाकात, उसमें दीगर लोग भी मौजूद थे और ऐसा वो एक, मुझे लगता है उससे कोई इन्फ्लुएंस, ऑल्दो उन्होंने ये नहीं लिखा कि ये सिर्फ मेरे साथ मुलाकात थी, उन्होंने कहा 2 घंटे तवील मुलाकात। उसका मतलब ये तो नहीं है कि उसमें और लोग भी शामिल नहीं होंगे, और लोग भी शामिल हो सकते हैं। तो मैं एक तो वहां पर कहूंगा, बेनिफिट ऑफ द डाउट देता हूं कि उन्होंने ये इंप्रेशन तो देने की कोशिश नहीं की कि उनके साथ को 1-on-1 मुलाकात थी। नंबर 2, इंपॉर्टेंट जो चीज मैं समझता हूं कि जो इशू बना है वो बना है, मैं ये तो बिल्कुल नहीं कभी भी कहूंगा कि वड़ाइच साहब ने कभी कोई ऐसी गुफ्तगू की होगी कि उन्होंने खुद को कहानी घड़ दी हो। ऐसे उनकी, मैं मतलब उन्हें काफी अरसे से जानता हूं, इस तरह की बात तो वो नहीं कर सकते। हाँ, ये जो बात माफी की है, इस हवाले से जो भी गुफ्तगू हुई वो अमूमी पैराए में हुई। जाहिर बात है हमारे यहाँ एक जो बड़ा सेलिब्रेटेड टॉपिक है वो इमरान खान साहब का है। इट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट ऑलमोस्ट एवरीवेयर, एंड राइट, लेफ्ट एंड सेंटर वी एंड अप डिस्कसिंग इमरान खान साहब and state of affairs and the way things are being done. Yes. So अब उसमें एक जो नेचुरल रेफरेंस था वो
आ गया इमरान खान साहब का कि गोया वो को माफी वाली चीज या वो कुछ हुआ। मैं उसमें सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि वड़ैच साहब ने जो फरमाया, जो उन्होंने लिखा, उसमें फिर मैंने अपना मैं बहसियत एक तालिब इल्म की, बहसियत एक आम सहाफी के, जो मैं अपनी कोशिश करता हूं, तो मैं बहुत अरसा पहले जो बातें उन्होंने इसमें लिखी हैं, तो ये कि वो उनमें कोई नई रेवलेशन तो थी नहीं। ओके। मैं कहता रहा, मैं बताता रहा कि जी 9 मई इज अ नॉन नेगोशिएबल थिंग। आप देख लें, वो नॉन नेगोशिएबल ही है। हम्म। आज हम जहां खड़े हैं, ये जो माफी वाला एलिमेंट था, 7 मई 2024 को 1 साल मुकम्मल होते हुए जब डीजीआईएसपीआर ने कहा, तो उन्होंने कहा सिद्के दिल से माफी मांगी। लेकिन मैंने उस वक्त भी अर्ज किया, अगर आप उसको, मैं आपसे कुछ क्लिप शेयर भी कर लूंगा अपने, मैं कहता रहा कि देखिए, ये जो माफी वाली बात की गई है, मैंने फिर इसको टैप किया है बहसियत एक साफी। जैसे आपको, हमें एक ही तो ठरक होता है जी। कि चीजों को कनेक्ट करें कि यार इसका मतलब क्या है। हम सारे यही काम करते हैं ना सारा दिन। ट्रू। तो मैंने जब उसको टैप किया, तो आई केम टू द कंक्लूजन कि भाई ये जो माफी वाली बात है ना, ये ऐसे है कि जैसे मैंने दिल दुखाया। मैं उसको मिसाल दे रहा हूं, मैंने अगर दिल दुखाया राय साकिब खरल का, तो मैंने कहा साकिब राय साकिब खरल, आप मुझे, मैं आपसे माफी चाहता हूं। तो मैंने उसका एक एक्ट कर लिया कि मैंने आपसे माफी मांग ली। अब आपने माफ मुझे करना है या नहीं, ये आपका इस्तेकाक है। तो खान साहब के हवाले से भी जो मामला है, वो इस वक्त जो है वो इस तरह पे है कि भाई माफी मांगना एक एक्ट है, माफी मिलनी या ना मिलनी दूसरी बात है। जो बात मैं बार बार कहता रहा और मैं अब भी कहूंगा कि खान साहब का जो इशू है, देखिए, वो प्री 9th में और पोस्ट 9th मई 2023 वो चीजें सीमेंट हो गई थी, और जब तक ये मुक्तदरा है, ये मामलात हैं, ये ऐसे ही रहेंगे, इनमें कोई तब्दीली नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि ये निजाम ना सिर्फ इसने अपने आप को बनाया है, इसने अपनी जड़ें मजबूत की हैं, इस निजाम ने अपने आप को इंसुलेट किया है, और इस निजाम ने अपने रास्ते में जो हायल रुकावटें थी उनको दूर भी किया है। सर, यही से थोड़ा सा आगे चलते हैं। रिसेंटली मैंने आपका एक व्लॉग देखा जिसमें आप इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद के कुछ वाकयात कोट कर रहे थे। बंदयाल साहब वाली गिरफ्तारी से पहले, जब उनको शिफ्ट किया गया, उससे पहले यू वर कोटिंग दैट। मुनीब साहब, मुझे समझ नहीं आई कि जब एक्स प्राइम मिनिस्टर, जब एक बंदा गिरफ्तार हो जाता है, तो वहां पर भी इमरान खान साहब को फोन की सहूलत मौजूद थी अकॉर्डिंग टू यू, और ही वाज स्पीकिंग टू समबडी, और वो सब कुछ रिकॉर्डेड है। थोड़ा सा प्लीज उसको एलैबोरेट करेंगे मेरे व्यूअर्स के लिए? बिल्कुल। ये जब इमरान खान साहब को वो अपेरेंटली वो जो रेस्ट हाउस या गेस्ट हाउस जिसमें भी उनको ले जाया गया था जी, उस वक्त ध्यान में रखिएगा कि इमरान खान साहब, उस वक्त वो बंदयाल साहब ने उनको कहा कि इनको रेस्ट हाउस में ले जाइए। आपको याद है, वो बड़ा इतराज हुआ कि ये मर्सिडीज में आए हैं, हालांकि बीइंग फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनकी तो जो अरेस्ट थी उसको तो उन्होंने वो करार दे दिया था कि भाई ये इलीगल है, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लीगल करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अरेस्ट इलीगल है बिकॉज जिस तरीके से की गई है, जो भी हुआ। तो जो बीच में वो जो टाइम था, उसके ऊपर मैं अभी भी मैं तो जारी बात है, जब ये कोई गुफ्तगू करता हूं तो मैं कहता हूं जी कि ये वो चीज है कि ये नाकाबिले तरदीद चीजें हैं। मैं यहीं पर मौजूद हूं, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो कोई तरदीद आ जाए ना जी, और कोई कहे कि ये है। तो कुछ चीजें अब आप ये समझिए कि क्योंकि इमरान खान साहब का जो तनाजा था, वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ आज के जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब से है। ये तनाजा, उनकी लड़ाई बिल्कुल है जी। और इसकी जो जड़ें हैं वो 2022 में चली जाती हैं। 2022 में चली जाती हैं। और मैं अब आपको बिल्कुल मैं ये कोई पहली दफा नहीं है, मैं लातादाद दफा बता चुका हूं कि इमरान खान साहब को जो वो कर गुजरे थे उस वक्त, ऑलरेडी उनके हालात ये थे कि वो माफी शाफी वाला मामला नहीं था। आई एम टॉकिंग अबाउट इवन प्री 9th में। मैंने मार्च 2023 में ये कहा कि खान साहब जो कर गुजरे हैं, इट वाज अ हाई रिस्क गेम। और वो देखिए, मैं आपको बड़ी एक तारीखी मिसाल दे देता हूं। हमारे मुल्क में कोशिश की एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, कि वो जियाउद्दीन भट्ट साहब को आर्मी चीफ लगाएं जी। तो जनरल मुशर्रफ साहब हवा में थे तो माशाल्लाह लग गया था, आपको याद होगा। तो यहां तो इमरान खान साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर नहीं थे उस वक्त, उन्होंने कोशिश की कि वो जनरल आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट को सैबोटाज करें। और जिस तरीके से किए गई, जो कुछ किया, मैं तो बहसियत सहाफी बहुत सारी चीजों का
अब यही कह सकते हैं, मैं अब क्या कहूं कि मेरे पास कुछ चीजें हैं अभी भी बहैसियत एक सहाफी, मेरे सीने में वो राज है, मैं शायद अभी भी कभी भी उनको मुकम्मल तौर पर ना रिवील कर पाऊं, लेकिन उसको एक एक केयरफुल वर्जन मैंने 4 दिसंबर 2022 को तहरीर किया, वो जी द न्यूज के फ्रंट पेज पर छपा, जी और उसमें मैंने वो अकाउंट लिखा कि उन दिनों क्या हो रहा था। तो इमरान खान साहब ने तो एक हाई रिस्क गेम ऑलरेडी खेली थी। वो ये जो फौज के अंदर रिवोल्ट, ये जो 9 मई है, दिस वाज अ सेकंड अटेम्प्ट कि जी कोशिश ये की जाए कि फौज के अंदर एक रिवोल्ट हो जाए और वो चीफ के खिलाफ हो जाए सारे। उसमें फिर बहुत से और लोग भी थे। देखिए एक चीज ज़हन में रखिएगा, अगर 9 मई सिर्फ पीटीआई रिलेटेड होता, ज़हन में रखिए सिर्फ पीटीआई रिलेटेड होता, तो वो जो ब्रिगेडियर्स, वो जो जनरल, वो जो कर्नल्स, वो जो और लोग जिनको फौज ने फारिग किया है, उनको ना करना पड़ता। ये फिर तो ना कुछ ऐसे लोग थे जिनको, जो इसमें शामिल थे, जिन्होंने बहुत कुछ किया। फिर जाहिर बात है फौज को अपनी भी एक अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ी। इसीलिए तो फौज कहती है कि जब हमने अपनों को नहीं छोड़ा, तो हमने दूसरों वहां पर झाड़ू फेर दिया अकाउंटेबिलिटी करके, तो हम किसी और को कैसे माफ कर सकते हैं। मुनीब भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाजरीन, सीनियर एंकर पर्सन जनाब मुनीब फारूक साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनकी गुफ्तगू से तो जो इंप्रेशन मिलता है कि सुहेल वड़ाइच साहब वाला भी बोन ऑफ कंटेंशन, एज ही सेड, बोन ऑफ जो कंटेंशन बना है वो एक सिर्फ सिंगल प्रॉब्लम आया है उसमें कि मुलाकात बहुत सारे लोगों से थी और सुहेल वड़ाइच साहब ने उसको पोर्ट्रे कर दिया कि इट वाज वन ऑन वन मीटिंग, और उसके अंदर वो इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ है या वो गुफ्तगू हुई है जो उन्होंने फिर छापी है बाद में कॉलम्स की सूरत में। सो वहां से कि मामला बढ़ते बढ़ते इतना भाई पकड़ गया कि आज DGISPR को खुद से रिफ्यूट करना पड़ा, खुद से स्टेप अप करना पड़ा और कैटेगोरिकली कहना पड़ा कि जाती मफाद और तशहीर के लिए एक सहाफ़ी ने ये कॉलम छापे हैं। और मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूँ इस एक जुमले के ऊपर कि जाती मफाद और तशहीर दो, वी ऑल नो दैट कि सुहेल वड़ाइच साहब का स्टैचर इतना बड़ा है जर्नलिज्म के अंदर कि उनको जाती तशहीर की तो यहाँ पे जरूरत नहीं थी, तो फिर जाती मफाद क्या है, दैट इज डिबेटेबल, और इसके ऊपर अब आई थिंक इन डेज टू कम बात होती रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं मेरे साथ। नाज़रीन, आज की यही दो बड़ी हैपनिंग्स, एक तो इमरान खान साहब की 9 मई के मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट से जमानतें, और फिर सुहेल वड़ाइच साहब के सीरीज ऑफ कॉलम्स, 3 कॉलम उनके, वो भी आज बड़े अंडर डिस्कशन रहे सिंस उस इशू को एड्रेस किया DGISPR ने। इन इश्यूज़ पे बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया सीनियर तज्जियाकार जनाब इसार राना साहब ने और सीनियर तज्जियाकार जनाब हमाद हसन साहब ने। इसार राना साहब से आगाज़ करते हैं। इसार साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे मिजाज हैं, खैरियत से हैं? ओ बड़े दुरुस्त है मिजाज। सर बड़े दुरुस्त है क्यों, क्या हुआ? बताऊंगा आपको 2 दिन बाद। आप भी इस पे बात करें। ओके सर, फाइनली 9 मई के अंदर सुप्रीम कोर्ट से जमानतें होगी इमरान खान साहब की, कैसे देखते हैं इसको सर? देखिए, अगर ये समझा जाए कि पाकिस्तान में अदालती निजाम जिंदा है और उसका जमीर भी जिंदा है जी, तो ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, और इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस है ही नहीं। और लेकिन चूंकि ये बात तय है कि पाकिस्तान में कोई भी चीज जो है, इंसाफ के तकाजे जो हैं वो इंसाफ के तकाजों के मुताबिक फैसले नहीं होते, वहां के जरूरतों के मुताबिक फैसले तय हो रहे होते हैं। सिस्टम ने तय किया हुआ है कि इमरान खान को आपने जेल में रखना है तो आपकी अदालतें बेबस हैं जी। सिस्टम जिस दिन तय कर लेगा कि इमरान खान को बाहर निकालना है, इमरान खान की जमानतें भी हो जाएंगी, माफियां भी हो जाएंगी, आपका वो बायो जो वो होता है अंगूठा लगना वो भी घर आके हो जाएगा, आपका तैयारा लैंड नहीं करेगा तो आपकी जमानतें भी हो जाएंगी, आपके ऊपर फर्द जुर्म लगी होगी तो वो भी खत्म हो जाएगी। तो ये पाकिस्तान का जो निजाम है ना, ये छोटे मासूम बच्चों की तरह है। बच्चे को जैसा राजी कर लो वो वैसे राजी हो जाता है। और अभी मुझे तो अभी भी कोई इसमें कुछ नजर नहीं आ रहा। आपके 500 मुकदमात हो, उनमें से 499 में जमानत हो जाए और एक में आपको अंदर रखे तो बात तो एक ही है। 190 मिलियन पाउंड का लगाए केस हो, उसका भी फैसला कर दें। सर वो तो जनवरी में कहते हैं डोगर साहब कि जनवरी में जाके कहीं लगेगा अगले साल। वही ना, वो हमारे एक दोस्त थे तो उन्होंने कहा, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तूने बहुत अच्छा काम करोड़ का, तो उस बंदे ने कहा कि इस पे साइन भी कर दो। तो उन्होंने कहा जब अगला ख्वाब आएगा तो फिर साइन कर दो। ठीक है। अभी एक ही ख्वाब आया था। चले जरा हमाद साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। हमाद भी, आप राना साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे, अभी एक ख्वाब आया, सुप्रीम कोर्ट तक आया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक नहीं आया। 9 मई के केसेस की सर जमानतें हो गई, 190 मिलियन अलकादिर वाला केस, उसमें इमरान खान साहब सजा याफ्ता है, चीजें किस तरफ जा रही हैं सर?
देखिए, राणा साहब ने जो बात की तो वो ख्वाब व्हाट्सएप के जरिए अब आते हैं। जदीद डिजिटल मीडिया दौर है, तो पहले तो ख्वाब नींद में आते थे, अब हाँ। व्हाट्सएप के जरिए ख्वाब आते हैं। अब दिन दिहाड़े ख्वाब आते हैं सर। देखे साकिब, आज 3 रुकनी बेंच बैठा हुआ था चीफ जस्टिस की सरबराही में जी। और उसने 8 केसेस में जमानतें तो दे दी, लेकिन क्या हम इमरान खान को जेल से बाहर देख पाएंगे? अगर नहीं देख पाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट से बालादस्त कौन है? ये सवाल तो एक अमूमी सतह पर उठाया जा रहा है, तवील अरसे से, मुद्दतों से उठाया जा रहा है। क्या ये फैसले अदालतों के जरिए होंगे या ये फैसले कहीं और होंगे? एक और बात मैं करूं जी। आज जब सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 8 केसेस में जमानतें दे दी, तो आज के दिन उसी वक्त तकरीबन थोड़े से वक्फे का फर्क था। एक जगह से बयान आ जाता है सोहेल वड़ाइच साहब के इंटरव्यू के हवाले से और उसको मनगढ़ंत बयान किया जाता है। तो ये जस्टर किस चीज की गमाजी कर रहा है? देखिए, हमें अब ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी कि हमारे फैसले जो है वो अदालतों में नहीं होते, वो कहीं और होते हैं। और वो सिर्फ इमरान खान के हवाले से नहीं, वो भुट्टो की फांसी हो, वो बेनजीर की कैदबंद हो, वो आसिफ जरदारी साहब की तवील जेल हो, वो नवाज शरीफ साहब का अटक किला हो, कैदबंद हो, तो ये देखिए, हम इस सिस्टम से निकले तो नहीं है अभी तक, उसी सिस्टम में फंसे हुए हैं। भाई वो जो एयरपोर्ट पे अंगूठे लगवाने की बात करें सार राणा साहब, वो फैसले भी कहीं और ही होते हैं फिर ऑब्वियसली। देखिए, मैं सही तरह से सुन नहीं पाया था उस वक्त, मुझे आवाज नहीं आ रही थी। अगर आप उनका वो मैं थोड़ा गोशगुजार कर देता हूँ। सार राणा साहब अभी फरमा रहे थे कि जब सिस्टम हमारा पाकिस्तान का बड़ा मासूम बच्चों की तरह बड़ी जल्दी मान जाता है, जब मानने का वक्त आता है तो एयरपोर्ट के ऊपर भेजकर अंगूठे भी लग जाते हैं, जहाज लैंड करने से पहले जमानतें भी हो जाती हैं अगर सिस्टम एक्सेप्ट कर ले तो। यही तो अलमिया है। इन्हीं एयरपोर्टों पर इसी नवाज शरीफ और उनकी बेटी को गिरफ्तार कर लिया गया था जब एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे एक मसला था, उनकी अहलिया की आखिरी सांसें थी, इसके बावजूद भी बुलाया गया, गिरफ्तार करके हथकड़ियां पहना दी गई, जेल में ठोंस दिया गया और फिर इसी एयरपोर्ट पर अंगूठे भी लगवाए जाते हैं। इमरान खान के साथ भी हमेशा इसी तरह होता रहा है। यानी साकिब निसार 350 के बनिगाला को रेगुलराइज भी कर रहा था, उनके साथियों को भी छोड़ रहा था, लेकिन जब बुरा वक्त आया फिर ये हो रहा है। ये किसी एक लीडर के हवाले से नहीं हो रहा है, ये सब के हवाले से इसी तरह। चले जरा सोहेल वड़ाइच साहब वाले कॉलम को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आई थिंक एसआर राणा साहब, बड़ा पुराना जर्नलिज्म आप कर रहे हैं, पूरे मैकेनिज्म को, इस सेटअप को समझते हैं। मैं तो बहुत जूनियर हूँ आप लोगों से, लेकिन सर मुझे ये पता है कि कोई खबर जब हमारे पास आती है तो किसी भी इवन न्यूज़ चैनल्स के अंदर, अखबार में तो एक वेटिंग इससे भी ज़्यादा सख्त होती है। 3-3, 4-4 जगह से डिस्कशन होती है, बैठ के बात होती है, और फिर जब सोहेल वड़ाइच साहब जैसे कॉलम हो, तो इतनी बड़ी खबर हो जिसके अंदर, और फिर सीरीज ऑफ कॉलम्स हो, सर डू यू थिंक सोहेल वड़ाइच साहब ने हमें हवा में बैठे बैठे वो पूरा इंटरव्यू छाप दी है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। मैं सोहेल वड़ाइच साहब को पिछले 30-40 साल से जानता हूँ जी, और ना भी जानता हूँ, तो आप भी जर्नलिस्ट हैं, हमाद भाई भी जर्नलिस्ट हैं। मुझे एक बात बताएं, हम चेयरमैन वासा के खिलाफ तो शायद दे दें खबर कोई ऐसी कि उन्होंने मुझे कहा है कि लाहौर के गटरों में से सोना निकलेगा, लेकिन यार फील्ड मार्शल के लिए कहना, और ऐसे इन दिनों में कहना जी, जब वो बामे अरूज पे हैं, उनसे मंसूब करके एक ऐसे बंदे के लिए बात कहना है जो शोहरत के बामे अरूज पे है, तो ये कोई मजाक है? सोहेल वड़ाइच जैसे आदमी इतनी मैच्योरिटी का मुजाहरा नहीं कर सकते, और अगर वजाहत दी भी गई डीजी साहब की तरफ से तो ये बहुत पहले आ जानी चाहिए थी। हाँ, ये जब इशू बन रहा था उससे पहले आ जाती, अगले दिन ही आ जाती ना, तो ये होता कि हाँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो जो माफी वाला मामला है ना, वो जरा बाउंस बैक कर गया, और वो मतलब जो तवक्को थी उससे कहीं वो हुआ, और माफी वाला इशू जो जितने भी मुझ समेत, हमारे साहब समेत, आप समेत, हम सब ने यही कहा कि भाई माफी तो अदालतों को देनी चाहिए, केसेस के फैसले अदालतों में होने चाहिए। ठीक है, मैं तो यहां तक कहता हूं भाई कि जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर ली, उनके भी केसेस अदालत में चलने चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है।
अगर डॉक्टर साहिबा को सजा हो सकती है तो अंदलीब अब्बासी को क्यों नहीं हो सकती? जो उनके साथ बैठी थी, मुराद राज को क्यों नहीं हो सकती? ये जो आपका रावलपिंडी वाला वजीर इत्तलात थे आपके, जो अब इतनी आग उगलते हैं, ठीक है, जिनको क्यों नहीं हो सकती? इन्होंने 9 मई के बाद ऑन रिकॉर्ड तकरीरें नहीं की, तो इनको क्यों माफी मिल सकती है? मेरा कहना यह कि अदालतों में सबको जाना चाहिए, अदालतों को फैसला करना चाहिए माफी का और सजा का। तो मेरा ख्याल है डीजी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये फैसले अदालतों ने करने, लेकिन सुहेल वड़ाई साहब पे मेरा बस चले तो मैं एक दरखास्त पीका में दे दूं कि भाई साढ़े ते बड़े पीके ऑर्डिनेंस लगते हैं, इत्थे भी ला लो ना। ये उन्होंने तो इतनी बड़ी बात नहीं सर, वैसा मत करें आप। वड़ाई साहब के खिलाफ दरखास्त देंगे राणा साहब, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, मैं अल्लाह माफ करे, मैं कान पकड़ा मैं नहीं दूंगा, मैं तो मैं मर जाऊंगा। कभी मैं अपने साफी दोस्त के खिलाफ कभी दरगाह लानत है ऐसे उस पे, मैं तो टाउट ही नहीं हूँ किसी का कि किसी के ब्याह पे किसी साफी के खिलाफ ट्वीट कर दे, किसी के ब्याह के ऊपर किसी साफी को गालियां निकाल दें प्रोग्रामों के अंदर, किसी के ब्याह पे और क्या नाम है लाइव प्रोग्राम के अंदर आपके घटियापन की इंतहा पे चले जाए। मैं तो कभी भी ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यार जब हम कोई थोड़ा सा बोले तो हम पे तो पीका लग जाता है। सर फर्क है ना सर, आजकल तो भी पता है, जो प्रोग्राम के स्टार्ट में जो आप हंसे हैं मुझे तब भी समझ आ गई, आप में और हमें जरा फर्क है और बाकियों में फर्क है, लेकिन कोई बात नहीं, दैट्स हाउ दिस इंडस्ट्री वर्क्स। हम आदमी, आपने राणा साहब की सारी गुफ्तगू सुनी है, नहीं समझ आती कि इतनी बड़ी खबर, इतना भरपूर खबरों से कॉलम, 3 सीरीज ऑफ द कॉलम्स, सर समझ नहीं आ रही बीइंग अ जर्नलिस्ट हम आदमी कैसे लिखा जा सकता है हवा के अंदर। और जो डीजीआईएसपी आज साहब ने तो यहां तक कह दिया, और एक जुमला आई एम श्योर कि आप लोगों की नजर से भी गुजरा होगा कि जाती मफाद के लिए। सुहेल वड़ाई साहब का क्या मफाद है इस सारी कहानी के अंदर हमाद भाई? देखिए साकिब, आपको भी इल्म है और फिर राणा साहब तो हमारे सीनियर हैं, हम सीखते रहते हैं उनसे। देखिए जरूरी नहीं है कि ये इंटरव्यू इस शक्ल में हम उसको इंटरव्यू समझ लें कि 2 कुर्सियां रखी हो, बीच में टेबल पड़ा हो और उस पे पाकिस्तान का झंडा पड़ा हो, तो इसको हम इंटरव्यू समझे। इंटरव्यू उस चीज को कहते हैं कि आपके पास कोई एक्सक्लूसिव आपने निकाली, कोई स्टोरी निकाली, कोई खबर निकाली, तो भाई वो इंटरव्यू हो गया ना। ये इसको तो मैं नहीं मानता कि बहुत सारे लोगों के सामने बात की, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, लेकिन बहुत सारे लोग सुहेल वड़ाइच नहीं थे। सुहेल वड़ाइच सहाफत का एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में, वो बहुत जिम्मेदाराना सहाफत उन्होंने की है हर दौर में। ठीक है, उनकी राय से हम इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो एक जिम्मेदार सहाफी है। दूसरी बात ये कि वहां पर उन्होंने जो बातें सुनी बिल्कुल सामने बैठ के, और जो बॉडी लैंग्वेज को उन्होंने रीड किया, अल्फाज के नशस्त बर्खास्त को उन्होंने जिस तरह समझा, तो वो आम आदमी तो नहीं कर सकता, वो तो एक सहाफी ही करेगा क्योंकि ये उसका प्रोफेशन है। अब हमें सुहेल वड़ाइच की बात पर एतमाद तो करना होगा। मतलब है वो कोई नए सहाफी हो, ना तजुर्बाकार सहाफी हो तो फिर भी बात बन सकती है, लेकिन सुहेल वड़ाइच साहब के बारे में तो हम ये नहीं कह सकते। दूसरी बात ये कि हम सुहेल वड़ाइच को ज्यादा काबिल एतमाद समझते हैं या उनके इंटरव्यू को रद्द करने वाले की बात को ज्यादा काबिल एतमाद समझेंगे, ये हर किसी का अपना अपना ख्याल होगा, अपनी अपनी सोच होगी। देखिए मसला ये नहीं है कि सुहेल वड़ाइच साहब ने क्या लिखा। अगर मसला ये है तो क्या 2 साल पहले डीजीआईएसपीआर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कहा था कि जब तक मुआफी नहीं मांगेंगे तो बात नहीं बनेगी? तो फिर तो आपने अपनी बात की भी तरदीद कर दी। देखिए पॉपुलर लीडरशिप जो भी हो, उससे बात किए बगैर आप मुल्क से सियासी अनार की पोलराइजेशन को खत्म नहीं कर सकते। आपको आगे बढ़ने के लिए तमाम सियासी क़यादतों को, खा वो इमरान खान हो, वो नवाज शरीफ हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वो मौलाना हो, आपको बात करनी पड़ेगी। बात नहीं होगी तो वही सूरत हाल हमारे सामने होगी जो हम गुज़श्ता 70-80 साल भाई। थैंक यू वेरी मच राणा साहब भाई, थैंक यू वेरी मच, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं मेरे साथ। नाज़रीन, इस सेगमेंट में बात करते हैं, हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब ने। इंजीनियर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? जी, आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह का बहुत करम। थैंक यू सर। आज आई थिंक सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब की 9 मई के मुकदमात में जमानतें। सर ये वही 9 मई है जिसके ऊपर PMLN का नैरेटिव, कुछ और सियासी जमातों का मुकम्मल नैरेटिव पिछले 2-3 साल में हमने देखा है, 2 साल के अंदर। व्हाट वुड यू से ऑन दैट सर?
नहीं, पहली बात तो ये है कि मेरी अपनी जमात के को शामिल करते हुए हम सबको अदलिया के बारे में बात करने से पहले सोचना चाहिए। Fair enough. ये वो अदलिया है जिसको पीटीआई जो है चंद दिन पहले तक मतून कर रही थी, हर किस्म की जबान उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे। अब वो अचानक आज वो वही अदलिया जो है वो अच्छी हो गई है। तो लिहाजा ये जो तरीकेकार है कि हम ये कहेंगे कि आज के फैसलों के बाद जो आज की अदलिया थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन जब कल हमारे खिलाफ फैसला आएगा तो फिर बहुत खराब हो जाएंगे। हर किस्म की जो गलीज जबान है वो इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा अदलिया के फैसले हैं और इसमें एक रिलीफ मिला है जो बानी चेयरमैन को। इस पे चैलेंज ये है कि हमारा जो नैरेटिव है अपनी जगह पर कायम है। अगरचे यूं प्रोसिक्यूशन में जरूर महसूस हुआ है कि कुछ झोल हैं और केस को आगे लेकर जाने के लिए एफर्ट करनी होगी, लेकिन नैरेटिव अपनी जगह पर खड़ा है कि 9 मई एक सियासी तरफ से समझा स्ट्रेटेजिक मुतशद्दुद आर्म्ड हमला था, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं आर्म्ड इंसरेक्शन, वो था। और लिहाजा उसकी सख्त तरीन जो है बेखनी होनी चाहिए, क्योंकि जब सियासी जमातें तशद्दुद का दरवाजा खोलती हैं फिर उस तशद्दुद के दरवाजे में से दहशतगर्दी भी अंदर आती। तो लिहाजा हमें इसको प्रोसिक्यूट करना है। अगर उसमें कोई एक आर्जी रिलीफ मिला है तो हुकूमत के सामने चैलेंज है कि जिन लोगों ने रेडियो पाकिस्तान जलाया, मवेशी मंडी पेशावर जलाई, जना हाउस लाहौर जलाया, शहीदों की यादगारों की बेहरमती की, पूरे मुल्क में पुलिस को जदोकोब किया और पुलिस की गाड़ियां जलाई, तो लिहाजा वो सब जो आग लगाई उन सब का हमें एक एविडेंस के जरिए जो लोग उसमें उसके मंसूबा साज थे, उसके सहूलतकार थे, उसके करने वाले थे, उनको सजा देनी है। और साथ ही वो लोग जो इसमें शामिल नहीं थे, जो अगर आज गिरफ्तार हैं, तो उनको फौरी तौर पर रिहा भी करना चाहिए। सर जस्ट लाइक यू सेड कि वो तमाम लोग जो मंसूबा साज थे, सहूलतकार थे, तमाम लोग को सजाएं होनी चाहिए एंड पूरा पाकिस्तान सेकंड्स यू ऑन दैट। हम तमाम लोग आपको सेकंड करते हैं कि बिल्कुल 9th में बहुत बड़ा साने है पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर। बट एट द सेम टाइम सर जो जिस बंदे की आज हम बात कर रहे हैं इमरान खान साहब की, ही वाज बिहाइंड द बार्स दैट डे। और जब मंसूबा साजी की बात आती है तो 2 ऐसे गवाहान हैं, स्टार गवाहान हैं, जो कभी कहा जाता है कि जो टेबल के नीचे थे, कोई कहता है जी चक्री पे छुप के गुफ्तगू सुन रहे थे, मंसूबा साजी हो रही थी। सर बीइंग अ मैच्योर पॉलिटिशियन, सीजन्ड पॉलिटिशियन, आप डू यू बाय ऑल दैट सर? जी, इसका मतलब ये कि हमारा कानून जो है ऐसे क्राइम्स के लिए रेडी नहीं था। पूरी दुनिया में आर्म्ड इंसरेक्शन के खिलाफ जहां गालिबन पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ ही कम है कि किसी सियासी जमात ने इस किस्म की का हमला किया हो, आग लगाकर, तोड़ फोड़ करके, बेहुरमती करके शहीदों की। तो लिहाजा इस पे जो है वो हमें चूंकि नॉर्मल ताजीरात पाकिस्तान लगी हैं, तो इस किस्म की हमें बातें सुनने में आ रही हैं। लेकिन इस पर मैं फिर कहूंगा कि हुकूमत को संजीदगी से सोचना है कि अगर इसको कोई नया कानून भी बनाना पड़ता है इस चीज को रोकने के लिए। क्योंकि देखिए पाकिस्तान ने अब आकर 2025 में बड़ी कुर्बानियों के बाद, और कुर्बानियां आज भी जारी हैं हमारे सिक्योरिटी एहलकारों की बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में, बहुत मुश्किल से एक इस्तेहकाम हासिल किया है। चाहे वो सियासी इस्तेहकाम है, मुआशी इस्तेहकाम है, मालियाती इस्तेहकाम है। मूडीज ने कल हमारे बैंक्स की रेटिंग्स आपने देखा है कि बेहतर कर दी। तो ये जो सब चीजें हैं, ये जो इस्तेहकाम है पाकिस्तान का, ये बहुत ही कीमती चीज है और हमें इतनी आसानी से उसको डिसरप्ट नहीं होने देना। तो लिहाजा उसमें जहां कानून और प्रोसिक्यूशन का मामला है तो हुकूमत के सामने एक नया चैलेंज है कि वो एक नए बलवरे से न्यू विगर इसको प्रोसिक्यूट करे, और जिस समय मैंने कहा जो लोग शामिल नहीं है उनको रिहा भी करे, और इसकी मिसाल बनाए कि भाई आप अपनी सियासत के मकसद के लिए, बल्कि किसी भी मकसद के लिए जो है वो तशद्दुद और अब कानून अपने हाथ में लेकर तोड़फोड़ नहीं कर सकते। और ये भी कौम को मैसेज देना है, नौजवानों को मैसेज देना है कि सियासत वायलेंस का एक्सक्यूज नहीं हो सकता कि जी आप एहतजाज कर रहे हैं तो आप तोड़फोड़ करें और आप आग लगा दें तो कहीं ये तो मेरी सियासत। 100% एग्रीड सर, मैं बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूँ कि सियासत मुतशद्दिद कभी नहीं होनी चाहिए। बट सर बीइंग फ्रॉम PMLN, डू यू रिग्रेट जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अटैक हुआ था, जो लाहौर में नैब के ऑफिस के ऊपर अटैक हुआ था, PMLN के वर्कर्स और लीडर्स इन्वॉल्व थे, डू यू रिग्रेट दैट सर? जी मैं देखिए लेकिन आपको नाजरीन को ये भी तो याद कराना है ना कि जो 1997 का वाकया है, अब उसको 30 साल तकरीबन होने को आए हैं। एक पूरी नई जनरेशन जो है वो ग्रो हुई है और उनको नहीं मालूम कि उस वाकये का पूरा केस चला था बाद में सुप्रीम।
में, तारिक अजीज उसमें साहब और सजाएं हुई थी। अख्तर रसूल जी साहब जी उसमें जी। तो अब ये कहना कि जी उसका कोई प्रोसेस नहीं हुआ था और वो लोग जो हैं वो दंदनाते, उनके ऊपर पूरा केस चले, उनको सजाएं हुई लोगों को। अब उसमें हम फिर बहस करेंगे कि अदलिया ने कोई सही फैसला नहीं किया, वो एक लंबी कहानी है। लेकिन ये कि अगर उस केस की प्रोसिक्यूशन हुई, और प्रोसिक्यूशन इसी तरह 9 मई की भी होनी चाहिए कि जो लोग उसमें शामिल थे, जिस तरह सर उस केस जो की लोग देखिए, प्रोसिक्यूशन हुई थी ये बिल्कुल वैसी ही एक बात जो प्रोसिक्यूशन। अहम जी अहम जी जी आपका मैं थोड़ा सा जी सभा कराची करूंगा जी कि सियासी का जो लीडरान है, उनकी गुफ्तगू जो है वो सिर्फ गुफ्तगू नहीं है। अगर वो तशद्दुद पर उकसाते हैं और कुछ लोग उनके कहने पर तशद्दुद करते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी फिर जो है, वो चाहे खुद उन्होंने तशद्दुद ना किया हो, उनकी जो इंसाइटमेंट टू वायलेंस है उस पे उनकी प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए। और ये एक ऐसा टेस्ट है पाकिस्तान की सिस्टम के लिए कि आइंदा आने वाले पाकिस्तान इंशाल्लाह क़यामत तक कायम रहना है। तो सियासत की जो कुछ गार्ड रेल्स हैं उनका तयन भी होना है इस 9 मई वाले केस। फेयर एनफ सर। सर ईंट से ईंट बजा देंगे, गुजरावाला खड़े होके आपको जवाब देना होगा सर। उनके ऊपर भी उन स्पीचेस को अपने वोटर सपोर्टर के सामने कैसे आप रिसीव करते हैं? क्या उनके ऊपर भी जवाबदेही होनी चाहिए? जी देखिए, उसकी जवाबदेही इस हद तक है कि अगर आपने किसी के ऊपर गलत इल्जाम लगाया है तो जरूर होगा। लेकिन अगर उसमें इंसाइटमेंट टू वायलेंस नहीं थी और किसी एक को जिम्मेदार ठहराया गया था, फिर वो जो इल्जाम लगाया गया है उसकी सेहत के ऊपर प्रोसिक्यूशन हो सकती है कि जी क्या आपने दुरुस्त इल्जाम लगाए। लेकिन मैं फिर कहूंगा सारा इशू ये है इंसाइटमेंट टू वायलेंस का, कि जो पॉलिटिकल स्पीच है वो हार्मलेस नहीं है, वो बिल्कुल बेजरर नहीं है कि आपने अच्छा जी मैंने तो कह दिया था कि पै जाओ, तो उन्होंने तोड़ दिया तो मेरा क्या कसूर है। अगर आपके कहने पर रेडियो पाकिस्तान पेशावर को आग लगती है, तो फिर जो सियासी जमात का सरबराह है या जो भी वहां लीडर है, या आपके कहने पर पेशावर में 150 जानवर को जला दिया जाता है, जन हाउस लाहौर को जला दिया जाता है, तो फिर वो लोग जो इंसाइट कर रहे थे उनकी जिम्मेदारी भी उतनी ही शामिल है जितनी वो आग लगाने में। सर माय वेरी लास्ट क्वेश्चन टू यू सर। बहुत बड़े बड़े जलसों के अंदर सर ये हमारे हीरोज, हमारे फोर्सेस, हमारी आर्म्ड फोर्सेस, इनके यूनिफॉर्म के ऊपर पीएमएलएन के बहुत बड़े बड़े जलसों के अंदर नारे लगते मैंने सुने, मैं खुद अपने कानों से। उस पर सर लास्ट कमेंट आपका प्लीज। जी तो देखिए ना, ये क्या हमने उन सारे नारों से क्या सबक सीखना है, क्या हमने आगे बढ़ना है? यही तो चैलेंज है कि ये काम जो है, जो पीटीआई का ख्याल है कि वो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करके तो अपना मामला हल कर लेंगे, इस मसले का हल का आगाज आज से, अब हम कह सकते हैं कि 19 साल पहले मीसाक जमहूरियत में किया गया था कि सियासी जमातें एक दूसरे की हरीफ जरूर है लेकिन दुश्मन नहीं है, हमें एक दूसरे को डिस्ट्रॉय नहीं करना। और ये जो अंडरस्टैंडिंग जब आ जाएगी तो फिर हम उस किस्म के नारों से भी दूर होंगे और अपने सिस्टम को में वो स्ट्रेंथ ला सकेंगे, क्या खुद जो पाकिस्तान का सिविल सिस्टम है वो इस मुल्क को पूरी तरह चला सके। सर मुझे फिर कमेंट करना पड़ेगा, वही सीओडी, वही चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, उसके बाद नवाज शरीफ साहब काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट भी चले गए थे सर पीपल्स पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ। नहीं तो देखिए, अगर आपकी ये तवक्को है कि सियासत में परफेक्शन होगी तो फिर आप सियासी एनालिस्ट नहीं हो सकते। सर थैंक यू वेरी मच। ये हाँ ये सिर्फ ये है कि आपने ये देखना है कि आपने इसी जो एक मुश्किल और फिसलन वाला हारदार रास्ता है, इसमें से आपने मुल्क को आगे ले जाने का रास्ता बना। सर वी ऑल आर देयर, ये इंशाल्लाह हम चैलेंज सबने मिलकर लेके निकलना है, इंशाल्लाह हम सबने मिलकर लेके निकलने। तो लेकिन इसके लिए जो पहली बुनियाद है वो ये है, जहां से हमने आगाज किया था गुफ्तगू का, वो ये है कि सियासत में तशद्दुद खत्म करें। बिल्कुल, ये सब पहली शर्त है। और एक दूसरे तशद्दुद खत्म करें और एहतराम लेकर आए, एक दूसरे को डाकू, गद्दार और काफिर कहना छोड़ दें, तो मुल्क इंशाल्लाह जरूर मजीद आगे बढ़े। सर 100% एग्रीड। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन आज का शो आपने देखा, इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए कि इस पॉलिटिकल हलचल जो बहुत पिछले कई सालों से वॉलेटाइल है पॉलिटिकल सिचुएशन, इसमें से कुछ खैर की खबरें निकलें आपकी, मेरे लिए, 25 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए। फाइनली पाकिस्तान स्टेबल हो, इकोनॉमी बेहतर हो, जहां पर हमें बार बार बताया जाता है कि हुकूमत बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। मुझे यही पता है कि भाई बिजली बहुत महंगी है, गैस बहुत महंगी है, खाने पीने की अशिया बहुत महंगी हैं, पेट्रोल बहुत महंगा है, जितना लोगों के रोज़गार के वसाइल हैं उनमें लोगों का गुजारा नहीं होता, गुर्बत बड़ी है, लॉलेसनेस बड़ी है, बेरोज़गारी बड़ी है। तो उन तमाम सवालों का जवाब सिर्फ एक चीज़ में है
कि पाकिस्तान के अवाम के लिए रिलीफ कब मिलता है, उस दिन मैं कहूँगा कि यस, पाकिस्तान अपने ट्रैक पर वापस आ चुका है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज़।